हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लेके आए हेमेटोलॉजी का 4th लेक्चर, ब्लड कलेक्शन। आज ब्लड कलेक्शन में ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैंने खुद 2020 से लेकर 2024 तक मैंने 4 एग्ज़ाम फाइट करी। उसमें से एक एग्ज़ाम नॉट क्वालिफाई था और 3 एग्ज़ाम में क्वालिफाई था। ठीक है, इसीलिए मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हो सकता है मुझे इतना इजी लगता है, बीएमएलटी का सिलेबस इतना इजी लगता है कि इसमें से कुछ भी जो एमसीक्यूज हो या जो थ्योरेटिकल है बहुत इजी लगता है, क्योंकि उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही बहुत समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में अभी ऐसा सीधा सीधा कुछ भी नहीं पूछता है। ठीक है, सीधा सीधा भी कुछ भी नहीं पूछता रहता, तो वो बहुत इजी है, लेकिन उसी में बहुत ही वो कॉन्सेप्ट के साथ पूछता है। ठीक है, तो उसी में हम वैसे तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करें, डीपली डिस्कस करने की चीज़ें हैं, लेकिन हम उन्हीं बिंदुओं को नोटिस करेंगे जो आने वाली एग्ज़ाम में, अभी जो ग्रुप 5 की जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें हमें बहुत ही हेल्पफुल हो। ठीक है, तो हम उन महत्वपूर्ण बिंदु को नोटिस करेंगे जो आने योग्य है। सभी वीडियो में हम लोग यही चीज़ें कर रहे हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, इसीलिए ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे उसके कॉन्सेप्ट आपको मिले। क्योंकि मुझे आई होप ऐसा लग रहा है कि इसमें से जितने भी जो हमारे लेक्चर्स हैं, तो आई होप कि मैं सोचूंगा कि एक वीडियो से कम एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। ठीक है, मैं यही कवर करने की कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में आपको 1 नंबर का तो मिलेगा, क्योंकि हर एक जितने भी हम लोग लेक्चर बना रहे हैं, जो टॉपिक डाल रहे हैं, ठीक है, उनमें से एक लेक्चर या एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे जमरे एजुकेशन पॉइंट पे, क्योंकि सफ़र जारी है 0 से सिलेक्शन तक का। हम भी हार नहीं मानेंगे। ठीक है, बस आप बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हेमेटोलॉजी का 4th लेक्चर, ब्लड कलेक्शन। ठीक है, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है हर एग्जाम में, इस ऐसे टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं वही टॉपिक को उठा रहा हूँ जिससे आने की संभावना होती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड कलेक्शन। ठीक है, तो ब्लड कलेक्शन के लिए, ठीक है, कुछ इसकी अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहले तो हमें ब्लड कलेक्शन के लिए हमें यूज होना चाहिए उसके, ठीक है, किस एंगल से उस ब्लड कलेक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम नीडल्स पढ़ेंगे। अब क्योंकि नीडल्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके गोस के ऊपर पूछ सकता है, उसका कलर कोडिंग के ऊपर से पूछ सकता है कि कौन सा कलर कोडिंग के ऊपर से तो नहीं पूछता, लेकिन इसमें गोस के ऊपर जरूर पूछते हैं। ठीक है, जैसे 18, 20, ठीक है, 18 गोस, 20 गोस, 22 और 24 गोस। ठीक है, अब इसको समझना है क्योंकि इसमें बहुत ही ट्रिकी तरीके से पूछते हैं। तो जितने ज़्यादा जो गॉसेस होगा उसका हॉल उतना ही, जो उसकी जो सीरीज की जो वोवेल्स होती है उतनी ही थीन होती है। ठीक है, थीन मीन्स पतली होती है। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे अगर ये 18 पूछ लिया है, ठीक है, तो 18 पूछ लिया तो इसका जो वोवेल्स होगा, ठीक है, वोवेल्स होगा वो ज़्यादा होगा, लार्ज होगा। ठीक है, बहुत ही मोटा होगा। जैसे ही वो इसके नंबर बढ़ते जाएंगे उसका वोवेल्स भी कम होता जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, बस ये इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है। जितने ज़्यादा नंबर उतना कम कम गोज होगा। ठीक है, जिसको वोवेल्स का जो गोज होगा वो कम होगा। ठीक है, अब इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस होती है, कि हमारे जो क्लिनिकल या जो पैथोलॉजी जो मेडिकल टर्म्स होते हैं उसमें हमेशा कुछ एक्यूरेसी नहीं देता है। ठीक है, उसमें हमें रेंज में देखने को मिलते हैं। तो इसमें 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, ठीक है, 21 22 जो भी है, और 22 से
24, इस तरीके से। अब हमें इनका यूज़ कहाँ पर होता है वो देखना है कि 16 से 18 का यूज़ कहाँ होता है, इस गोश का यूज़ कहाँ पर होता है, 18 से 20 का गोश, ठीक है, 20 से 22 और 22 से 24, ठीक है। तो अधिकतर हमको जिसकी सर्जरी होनी होती है, ठीक है, इसका 2 जगह यूज़ होता है। जिनकी सर्जरी होनी होती है बोले तो मैं ऑपरेशन ओटी, एक शॉर्ट में इसका हम लोग इसको यूज़ करेंगे ओटी। फर्स्ट तो हम ओटी है और दूसरा हमारा ब्लड, ठीक है, बीटी, बीटी, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, 2 जगह इसका यूज होता है। 16 से 18 की जो यूज होगी तो इसके ऊपर होता है कि जो अगर ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कितने गोज का इसीलिए यूज किया जाता है, तो यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, 16 से 18। एक्यूरेसी कभी 16 दे दिया, कभी 18 दे दिया, लेकिन इसी रेंज में रहेगा, ठीक है। अब जो 18 से 22 ये तो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, ठीक है, या ब्लड कलेक्शन करने के लिए, एडल्ट के लिए, ठीक है। ये क्या सिरिंज लगा, नीडल लगा, इंजेक्शन लगाने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इनका कुछ वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है, 20 से 22 का भी हम लोग, जैसे कि अब देखो इसका भी एडल्ट के लिए किया जाता है, लेकिन ये जैसे 15 साल का बच्चा है, ठीक है, 15 से, या हम बोल सकते हैं 10-15 साल का बच्चा होता है, ठीक है, या 10 से 15 मान लेते हैं। जो 10 से 15 साल का जो, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उनकी वेन्स थोड़ी थीन होती है, पतली होती है, इसलिए हम लोग 20 से 22 गोजेस की नीडल यूज करते हैं, ठीक है। अब 22 से 24 की बात की जाए तो मेन जो 24 का होता है वो न्यूनेटल, ठीक है, न्यूनेटल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूबॉर्न बेबी। जो बच्चा जैसे ही पैदा होता है, ठीक है, तो कभी कभी वो बीमार हो जाता है तो उसके अंदर कैनुला लगता है या जो नीडल लगती है, ठीक है, कलेक्शन करना होता है, जो भी करना होता है, तो उसके लिए हमें जो नीडल यूज होती है वो 24, लेकिन हमेशा रेंज में रहता है, इसलिए मैंने ये रेंज लिखी। अगर मैं सीधा सीधा 18, 20, 22, 24 भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है न्यूनेटल और दोनों चीजों के ऊपर, ठीक है, इन दोनों चीजों के ऊपर क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ ओपन हार्ट सर्जरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कितना यूज होता है, ब्लड कलेक्शन के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो ब्लड कलेक्शन के लिए 21, 22, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, इसमें वेरिएशन देखने को मिले, लेकिन हमको ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, और ना ही ज्यादा, ठीक है, 20, 21, ऐसा 20, 21 लिख सकता है। तो इस तरीके से नीडल, क्योंकि नीडल के ऊपर से बनता ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे हम लोग एमसीक्यू सोल्व करवाते हैं तो उसका आंसर देना जरूरी होता है। अभी मैंने पिछले वीडियो में बोल रहा था कि इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में कोई कमेंट्स नहीं आया, इसका कोई भी आंसर नहीं आया, अब पता नहीं समझ में आया था या नहीं भी आया था, ठीक है, आई डोंट नो, लेकिन देना चाहिए ताकि ये आपको एक, ठीक है, आपका जो लेवल, ठीक है, इससे आपका लेवल पता चलेगा कि हम कितने लेवल में। अगर पूरे एमसीक्यूज आप कर भी लेते हो तो आपको कम से कम इतना ट्रस्ट हो खुद के ऊपर तो आ जाएगा कि नहीं यार, यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे वो हमको आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा तो आपको उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको आंकना है कि मैं किस हूँ, किस स्टेज या किस लेवल में हूँ, इसलिए आप इसका आंसर जरूर कमेंट किया करें, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग एमसीक्यूज लेके आते हैं ताकि यहाँ पे जो थ्योरी पढ़ते क्या वो वहाँ पर मैच हो रही है, यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो अभी 4 एग्जाम दी, 4 में से 3 मैंने क्वालिफाई किए, एक ही अनक्वालिफाई रहा, कि इसीलिए मुझे ना, मैं हर एग्जाम में बैठ चुका हूँ, तो इसीलिए अब क्या होता है, थोड़ा बहुत ऐसा अनुभव हो गया तो मुझे लगता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। अब बहुत इजी लगता है, जो बीएमएलटी का जो सिलेबस है वो बहुत इजी है, बस समझने वाले होना चाहिए। जैसे बहुत कोई सोचता है कि मैं 18, 19, 20 या 20, 21 का जो सिलेबस वो प्रीवियस पेपर देख लेता हूँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब 20 के ऊपर चले जाओ, 20 के ऊपर आप जितने भी प्रीवियस पेपर सोल्व कर लो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। हाँ, आप एक थोड़ा एग्जाम्पल के लिए आप 2023 का पेपर उठा सकते हो, इसके पीछे बिल्कुल भी मत जाना कि मैंने जैसे 21, 22 का पेपर सोल्व कर लिया तो मेरा हो जाएगा, बिल्कुल भी ये गलत है। क्योंकि जो क्वेश्चन है ना थोड़े ट्रिकी टाइप के पूछते हैं, नए जमाने के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। जैसे हम लोग पूरा आयरन पढ़ लिए थे, लेकिन आयरन के क्वेश्चन क्या पूछ लेता कि इंडिया में एनीमिया, ठीक है, सबसे ज्यादा एनीमिया कौन सा होता है, तो एनीमिया तो वैसे बहुत टाइप है, तो एनीमिया पढ़ने के बाद भी वो गलत करके आते हैं क्योंकि वो एक ट्रिकी के लिए, ठीक है, वो सोशल ग्रुप से वो क्वेश्चन बन रहा है। तो क्या जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि लेडीजों में आयरन की कमी होती है, तो अब
वो किसी कोई पढ़ता ही नहीं है। तो यही लॉजिक है, इसीलिए तो क्या बोलता हूँ कि हमारे जो वीडियो में यही चीज़ें बताई जाएगी। भले एमसीक्यूज कम रहेंगे, थ्योरी कम रहेगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा वो तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका, मुझे 4 एग्जाम देते देते इतना एक्सपीरियंस हो गया। और BA का सिलेबस बहुत ही ईजी है, बस उसके कॉन्सेप्ट समझने वाला होना चाहिए एक बार। और ये भी बच्चे क्या करते हैं, हम पूरा सिलेबस तो पढ़ लिए, पूरा सिलेबस पढ़ लिए, लेकिन हमारे नंबर आए नहीं, ठीक है। फिर वो ताक झाक करते हैं कि हमने तो बहुत सारे MCQs की तैयारी करी थी, हमने तो पूरा सिलेबस रख लिया था, लेकिन हुआ ही नहीं होगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हमको सोचना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ट्रिक है कि जैसे जैसे हम हमारे वीडियो अपलोड होते जाएंगे, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा कि एग्जाम में हमें किस तरीके से एग्जाम हैंडल करना होता है। जो दो से 3 घंटे हमको मिलते हैं ना, वही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उस 2 घंटे में हमें करना क्या होता है, क्या क्या टिप्स होती है। जैसे एक तो मैंने बताया था कि जैसे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, आप ब्लड ग्रुप का छोटा सा वहाँ ड्रॉ कर लो, क्योंकि 10-15 मिनट पहले हमें एक पेपर मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैं हर एक वीडियो में आपको कुछ समय में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अब सीरीज की बात की जाए, इसमें सीरीज तो 2 ml 5 ml, ठीक है। 10 ml तो हम रियर केस में करते हैं, ठीक है। 2 ml 5 ml और 10 ml। 10 ml तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड चाहिए तो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आप क्या, आप तो सीधा इस टाइप का वैक्यूम आ गया। अब इसमें सीरीज की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट एक नीडल है, ठीक है। इस तरीके से उसको लेते हैं हम लोग, ठीक है। यह वैक्यूम है, वैक्यूम, इसको हम पुश करते हैं तो डायरेक्ट ये लगाते हैं, ठीक है। ये एक जो स्मॉल जो टिक्स होता है वो अंदर की तरफ उसको फिक्स कर दिया। वो जो लॉन्ग साइज होता है ये हम लोग डायरेक्ट पेशेंट को पिक करते हैं, ठीक है। जो भी मीडियम की वाइटल वेन्स होती है उसमें हम पिक करते हैं, क्योंकि मोस्टली वही वेन यूज करते हैं, तो उसमें पिक करते हैं। फिर यहाँ से जो हमारे पास वॉइल्स होती है, उस वॉइल्स को हम यहाँ से ऐसा पिक कर देते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्ट सख्त से वो पेशेंट जितना भी उसको लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, तो वो ब्लड कलेक्शन कर लेता है। फिर हम और चाहिए तो इसको निकाल के हम ये वाला लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वैक्यूम से ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा इसका भी यूज के, इनके भी बहुत सारे इनके ऊपर क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 2 ml 5 ml, अगर हमें कुछ CBC का एक ही ऑयल में लेना होता है तो हम तो 2 ml ले लेंगे। अगर हमको 2 ml या दो कुछ बड़े टेस्ट लिख दिया डॉक्टर ने, तो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सीरिंजेस यूज करेंगे, ठीक है। अब सीरिंज हो गए। अब जैसे कि मैंने बताया ट्यूब्स, कलेक्शन ट्यूब, ब्लड कलेक्शन ट्यूब, अब मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ ट्यूब्स। क्योंकि ट्यूब्स के ऊपर भी उसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि कौन सा टेस्ट के लिए कौन सा ट्यूब आता है, कि कौन से ट्यूब में कितना कॉन्सेंट्रेट होता है, कितना रेशियो होता है, रेशियो पर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी 2 ट्यूब अवेलेबल है, ठीक है। इसको लेवेजेंडर भी बोलते हैं और पिंक भी बोलते हैं, जो कि EDTA होता है, ठीक है। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA का फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं। मेनली जो लैब में यूज होती है, रेड, ब्लू, पिंक, ग्रीन और ग्रे, ठीक है। ये 5 कलर की
सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज होती है लैब में, ठीक है। इन्हीं के ऊपर से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर से कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है। रेड में कौन से टेस्ट आएंगे, कौन सा ट्यूब आएगा, ठीक है, कौन सा एंटीकोगुलेंट्स आएगा, क्योंकि इसी के ऊपर से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, ये थर्ड वाला, ये पिंक आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम ईडीटीए बोलते हैं। ईडीटीए का फुल फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ मैं, इथाइलिन डायमंड टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, इथाइलिन डायमंड टेट्रा एसिटिक एसिड, ईडीटी का फुल फॉर्म। क्योंकि जो पिंक लेवेंडर या पिंक कलर की जो ट्यूब होती है उसको हम ईडीटीए भी बोलते हैं, ठीक है। ईडीटीए ये क्या है, एंटी ईडीटीए इसलिए बोलते हैं कि एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, क्योंकि हर एक ट्यूब का एंटीकोगुलेंट है, हर एक ट्यूब का रेशियो है, ठीक है, और हर एक ट्यूब का अलग अलग यूजेस है टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रेड वाली आपने देख लिया होगा, ठीक है, ये रेड है, फर्स्ट वाली रेड है और सेकंड वाली ये पिंक कलर का, ठीक है, लेवेंडर कलर का है। बस इसकी जो टिप्स है ये, ठीक है, इसका जो लीड्स है इसी के ऊपर हम पहचानेंगे, ठीक है। ब्लू कलर रहेगा इसका, ठीक है, सेकंड वाले ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ठीक है। अब इनके अलग अलग नाम है, ब्लू कलर को क्या बोलते हैं, किसके लिए यूज किया जाता है, कौन सा एंटीकोगुलेंट, तो हम पहले इसका एंटीकोगुलेंट देखते हैं। तो रेड की बात की जाए तो रेड क्या है, पहले तो हम लोग इसका रेशियो देखते हैं। तो इसकी बात की जाए रेट की, तो रेट का कोई भी रेशियो नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। ये क्या है, नॉन एंटीकोगुलेंट, इसको हम प्लेन ट्यूब भी बोलते हैं, इसको हम प्लेन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको सीरम ट्यूब भी बोलते हैं, ये क्योंकि इसी से ऊपर भी पूछ सकता है कि इसके अंदर एंटीकोगुलेंट होता है कि नहीं, इसका अदर नाम क्या है, तो प्लेन ट्यूब, सीरम ट्यूब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब ब्लू क्या है, ब्लू का जो एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है, तो वो है सोडियम साइट्रेट, ठीक है, जिसका जो एंटीकोगुलेंट क्या होता है, सोडियम साइट्रेट, और जो इसका जो रेशियो होता है, तो इसका जो रेशियो होता है 1:9, इसका जो रेशियो क्या होता है 1:9 होता है। अब इसका यूज कहाँ होता है वो हम बताऊंगा, पहले मैं एंटीकोगुलेंट डिस्कस कर लेंगे। पिंक का तो हमने देख लिया ईडीटीए, ठीक है, ठीक है। अब इसका जो रेशियो है वो 3:1 है, इसका जो रेशियो क्या आएगा पिंक कलर का 3:1 है, क्योंकि इसके ऊपर जरूर पूछते हैं। अब ग्रे कलर का है 1:1, ठीक है। अब ये ग्रीन है, अब ग्रीन, ठीक है, अब ग्रे कलर क्या है, ये सोडियम फ्लोराइड, इसका एक भी ये पोटेशियम ऑक्सलेट भी बोलते हैं इसका, ठीक है, इसमें दो होते हैं, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट। ग्रीन कलर में क्या होता है, हेपारिन, हेपारिन एंटीकोगुलेंट, ठीक है, ये सब सारे हमारे क्या आ जाएंगे, एंटीकोगुलेंट। और जो इसका रेशियो रहेगा वो 2:1, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पर दो चीजें डिस्कस करी है। रेड में क्या होता है, ये नॉन एंटीकोगुलेंट प्लेन ट्यूब होती है, सीरम ट्यूब होती है, सीरम ट्यूब, इसका 3 टाइप, नॉन एडिटिव ट्यूब भी बोलते हैं इसको, प्लेन ट्यूब भी बोलते हैं और सीरम ट्यूब भी बोलते हैं। अब ब्लू क्या है, ब्लू है सोडियम साइट्रेट, जो इसका रेशियो होगा हमारा 9:1। पिंक कलर ईडीटीए, इथाइलिन डायमाइड टेट्राएसिटिक एसिड, इसका रेशियो 3:1। ग्रीन कलर का जो रेशियो होगा हेपारिन का वो 2:1। अब जो ग्रे कलर है, ठीक है, उसका सोडियम फ्लोराइड भी बोलते हैं, उसको पोटेशियम ऑक्सलेट भी इसका एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। और जो इसका रेशियो होगा वो 1:1 होगा। अब इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, अब यूज, ठीक है, नोटिस कर लो ये सारी चीजें कि इसमें क्या एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है और इसका रेशियो क्या होता है,
ठीक है। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे ब्लू की बात करेंगे तो रेशियो का मतलब होता है जो 90% उसमें क्या होगा, ब्लड, ठीक है, जो 9% होगा वो ब्लड होगा और 1 रेशियो क्या उसका एंटीकोगुलेंट, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें क्या होता होगा, इसमें जैसे हम EDTA खुद से भी बना लेते हैं, 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप डाल के हम लोग 1 ml के लिए 2 से 3 ड्रॉप EDTA की आवश्यकता होती है। ये अपन जैसे कि वहाँ पर अपने पास अवेलेबल होता है, ठीक है, तो हम बना भी सकते हैं इसका। तो हमको पता है EDTA ऑयल बनानी होती है तो हम 2 से 3 ड्रॉप डाल के फिर उसमें रीयूज कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो 1 ml में अब हम ऐसा अंदाजा लगा लेते हैं कि 2 से 3 ड्रॉप में ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखना उसमें कुछ जब हम लोग EDTA की ट्यूब देखते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हम EDTA की ट्यूब देखते हैं तो इसमें कुछ ड्रॉप्स दिखाई देता है, तो 1 से 2 ड्रॉप इसमें सब पूरा कंटेंट होता है EDTA में, ठीक है। तो इसमें हम ब्लड कितना लेंगे, ब्लड तो इसका 1 ml तो लेना ही लेना है, लेकिन जिसका जो प्रॉपर तरीके से इसमें रहती है, इसमें मार्किंग भी रहती है, इसके ऊपर लिखा भी होता है कितना लेना है, 3 ml लेना है इसमें, ठीक है। तो वाइल कौन सी है, ये K3 EDTA, तो ये चीजें भी पूछ सकता है कि कौन सा EDTA, K3 EDTA, ठीक है। अब K मतलब होता है पोटेशियम, ठीक है, मार्किंग भी इसमें दी गई है। तो बस एक बार आप जब अगर लैब में जाने का मौका मिलेगा तो ये सारी चीजें नोट किया करो, ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछती है, ठीक है। अब इनके हम लोग यूज पढ़ेंगे। जैसे रेड की हमने बात करी थी, ये तो प्लेन होता है, और इसमें मैंने कहा क्या था कि ये सीरम ट्यूब है। तो जितने भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं जो सीरम से लगने के होता है, KFT, RFT, ठीक है, KFT, LFT, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल, बहुत सारे जो ऐसे जो थायराइड्स वगैरह जो सीरम से लगते हैं, ठीक है। ऐसे टेस्ट जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, तो ये सारी चीजें क्या सीरम से लगने वाली होती है। इसीलिए हम लोग वो उसका जो अब सीरम के लिए क्या चाहिए, उसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं चाहिए, ठीक है, नॉन एंटीकोगुलेंट चाहिए। तो अब इसमें से हम, क्योंकि तभी तो सीरम सेपरेट हो पाएगा, जैसे हम ब्लड कलेक्शन करेंगे और ब्लड ऑयल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं वो थोड़ी देर बाद, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज भी तुरंत नहीं करना होता है कि जैसे हमने सैंपल ले लिया और तुरंत सेंट्रीफ्यूज में नहीं, उसके कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रखना चाहिए, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए, नहीं तो ब्लड पूरा हेमोलाइज हो जाएगा। जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, ठीक है। हालांकि इसमें हम 2 पोर्शन देखने को मिलता है, प्लाज्मा, ठीक है, और या तो ये प्लाज्मा सीरम हो सकता है, अगर फ्लोराइड हुआ तो प्लाज्मा सीरम हो सकता है, अगर रेड ट्यूब हुआ तो वो सीरम हो सकता है, ठीक है। अगर जैसे कि हम RBC के लिए तो उसमें प्लाज्मा से लगाते हैं, ठीक है, उसमें से प्लाज्मा निकलता है। अगर EDTA से भी हम लोग करेंगे तो उसमें प्लाज्मा निकलेगा, सीरम नहीं निकलेगा, क्योंकि वो क्या कैल्शियम को बाइंडिंग कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसमें चिलेटिन एजेंट होता है जो कैल्शियम को बाइंडिंग करता है, इसीलिए रेड कलर से हमको क्या मिलेगा, सीरम मिलेगा, ठीक है। तो इसके 2% बन जाएंगे, सीरम, और जो सेल्स होती है RBC होगी वो पूरी सेटल डाउन हो जाती है, और बीच में जो होता है बफी कोड बोलते हैं, जहाँ पर प्लेटलेट और WBC होता है, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो बीच की जो लेवल बफी कोड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो प्लेटलेट लेवल, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लू, ठीक है। तो ब्लू मैंने क्या बताया था, सोडियम साइट्रेट, इसका रेशियो भी बताया मैंने, ब्लू सोडियम साइट्रेट। तो जितने भी ऐसा याद रखो कि अगर सोडियम साइट्रेट आ गया या ब्लू कलर आ गया, ठीक है, तो जितने भी जितने भी हमारे कोगुलेशन जो टेस्ट होते हैं, IPTT, PTTT, ठीक है, PT, NRI, तो जितने भी हमारे कोगुलेशन है, ठीक है, APTT, ठीक है, PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइप, तो ऐसे जितने भी टेस्ट है, बोले तो कोगुलेशन प्रोफाइल, जितनी भी कोगुलेशन प्रोफाइल है हम लोग किससे लगाते हैं, सोडियम साइट्रेट से, जो कि ब्लू कलर की होती है, ठीक है। पिंक कलर तो आपको पता ही है, HbA1c के लिए हम पिंक कलर का यूज करते हैं, CBC के लिए,
कंप्लीट ब्लड सेल काउंट के लिए, ठीक है, मलेरिया, जितने भी हमको कुछ अभी तो क्या, अभी तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट तो कार्ड से आ गए, उसमें एक ड्रॉप डाल दो और उसमें रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव दिख लेते। लेकिन सीबीसी के लिए हम पिंक या एलिटिया ब्लड की आवश्यकता होती है, HbA1c के लिए। तो और भी ऐसे जैसे हेमेटोलॉजी के जितने भी ऑलमोस्ट टेस्ट होते हैं वो हेमेटोलॉजी के, ठीक है, हेमेटोलॉजी के ऑलमोस्ट टेस्ट होते हैं वो एलिटिया से ही लगते हैं, ठीक है। अब हेपेरिन का देखेंगे, ठीक है, ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर का मैंने बताया था कि जो इसमें क्या होता है, हेपेरिन होता है, शायद मैंने बता दिया कि, ठीक है, ग्रीन कलर में जो एंटीकोगुलेंट होता है हेपेरिन। अब इसका यूज कहाँ पर होता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, जो ग्रीन कलर का जो हेपेरिन होता है उसका ओपन हार्ट सर्जरी मतलब ओटी में, और ठीक है, इसका मेनली जो ओटी में ही इसका यूज किया जाता है। और इसका और जैसे हमें सडनली टेस्ट, क्योंकि ये जो होता है वो 2 से 3 घंटे के लिए मतलब ज़्यादा समय तक ब्लड को प्रिजर्व नहीं कर सकते। ऐसे हम लोग सीबीसी लगा सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो एंटीकोगुलेंट होता है इसमें वो ज़्यादा देर तक ब्लड को प्रिजर्व करके नहीं रखता, वो एंटीकोगुलेट करके नहीं रखता वो, ठीक है। इसलिए हम इसका यूज करते हैं ओपन हार्ट सर्जरी, ओटी में। ओटी दे दो उसमें, बस ओटी याद कर लो, ग्रीन जो हेपेरिन का होता है वो ओटी में यूज करते हैं। अब ओटी में बहुत सारे टेस्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब ग्रे, तो ग्रे तो मेनली अधिकतर इसका यूज होता है आरबीसी में, तो सॉरी आरबीएस में, रैंडम ब्लड शुगर में, मतलब शुगर टेस्ट के लिए बोल सकते हैं हम लोग, जितने भी 2-3 प्रकार के, ठीक है, आरबीएस, पीपीबीएस, ठीक है, सॉरी एफ सबसे पहले तो आएगा एफबीएस, सबसे पहले फास्टिंग, पीपीबीएस और आरबीसी कभी भी। तो फास्टिंग कब लगाते हैं, जो भूखे पेट पे, ठीक है, बिल्कुल भी खाना पीना नहीं करना चाहिए, इतना नहीं है, ठीक है, सुबह उठ के जो भूखे पेट जो टेस्ट होता है वो एफबीएस होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर। उसके बाद में 2 घंटे 3 घंटे जो टेस्ट लगाता हूँ, ठीक है, पीपीबीएस होता है, और जो आरबीएस हम लोग कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रे कलर का होता है वो हम लोग आरबीएस के लिए लगाते हैं, ठीक है। नोट, ये चीजें सब नोट डाउन करते रहना, ठीक है। अगर जितना आप अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। बस एग्जाम के पहले आप बस एक बार और इस वीडियो को, जितने भी हमारे वीडियो डल रहे हैं, एक बार जरूर देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये एकदम एक्सपीरियंस वाले वीडियो है। मैं 4 साल तक यही नोटिस करते आ रहा हूँ, तो इसीलिए मैं हर साल एग्जाम देता हूँ, हर साल क्वालिफाई सिलेक्शन हो जाता है, इसी कारण, क्योंकि मुझे बहुत ईजी लगता है। बीएमएलटी का जो सिलेबस है बहुत ईजी लगता है, ठीक है। तो आप लोग भी उसी एक्सपीरियंस के साथ में आगे बढ़े या जुड़े रहें, क्योंकि मैं वो ऐसे एमसीक्यूज भी वही इंक्लूड कर रहा हूँ जो पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं मैं प्रीवियस को लेकर नहीं चल रहा हूँ कि पिछली बार क्या पूछा गया, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आगे क्या पूछा जाएगा। इससे देखना, आई होप कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, बस आप जुड़े रहना, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट करते रहना। अब आ जाएगी हमारे मेथड। तो मेथड हम तीन मेथड्स होती है, हम लिखेंगे यहाँ पर मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन, ठीक है। अब कौन कौन सी मेथड होती है, फर्स्ट होती है आर्टरी पंक्चर, वेनी पंक्चर, थर्ड होती है हमारी वैक्यूम सिस्टम। अब ये भी इंक्लूड कर दिया, पहले नहीं था ये, जैसे वैक्यूम आया वैक्यूम हो गया, आर्टरी पंक्चर, वेनी पंक्चर और वैक्यूम, ठीक है। तो अब इनके भी अलग अलग साइड है। नाम से ही पता चलता है कि क्या होता है आर्टरी पंक्चर, कि हमारे ब्लड बॉडी के अंदर 2 ही वेन्स होती है ब्लड वेसल से, एक तो आर्टरी और वेन्स। इसमें सिर्फ अगर आर्टरी से हम लोग ब्लड ले रहे तो आर्टरी पंक्चर, वेन से ब्लड ले रहे तो वेनी पंक्चर, ठीक है। अब इसमें भी कौन कौन से टेस्ट लगाए जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा कॉमन वैक्यूम, तो ये कॉमन नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा एक मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है। इनसे ही पूछना है, क्योंकि इससे तो हम लोग जितने भी, क्योंकि जो वैक्यूम है वो हम आर्टरी पंक्चर करने के लिए नहीं किए जाते, क्योंकि ये एक सिस्टम है, इसको हम वेनी पंक्चर से ही इसको वैक्यूम सिस्टम का यूज़ करते हैं, क्योंकि वेन से ही हम लोग सैंपल लेंगे, लेकिन इसको इंक्लूड कर दिया। हो सकता है आगे पूछ ले, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो प्रीवियस का नहीं है, ठीक है, हम आगे का सोच रहे हैं। तो आर्टरी पंक्चर और वेनी पंक्चर मोस्ट है, और जो वैक्यूम का यूज़ किया जाता है वो वेनी पंक्चर में, वेन से ही हम लोग वैक्यूम का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट में उसमें ऐड हुआ है तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से टेस्ट के लिए वेनी पंक्चर और आर्टरी पंक्चर किया जाता है? पहले तो हम लोग साइड देखेंगे कि आर्टरी कहाँ कहाँ से होती है, ठीक है, आर्टरी की बात करेंगे। ठीक है, आर्टरी पंक्चर क्या का लोकेशन कहाँ कहाँ से हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट होगी हमारी ईयर लोब्स, ठीक है, जो बच्चों में हम लोग आर्टरी पंक्चर करते हैं वो ईयर लोब्स, कैपिलरी, ठीक है। लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर होती है, अधिकतर हम लोग आरबीसी करते हैं, ठीक है, आरबीसी, क्योंकि अभी तो हम लोग क्या कैपिलरी से आरबीसी भी कर सकते हैं, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारी चीज, एचबी, शुगर, ये बहुत सारी चीजें हम लोग जो जितने भी कार्ड वाले टेस्ट होते हैं वो सब हम लोग कैपिलरी से ही करते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी तो जितनी भी सीएससी पीएससी पे है, क्योंकि मैं खुद पीएससी पे हूँ, ठीक है, तो वो क्या होता है सब कैपिलरी से हम लोग पिंक कैपिलरी रिंग फिंगर से पिंक किए और लगा दिए, ठीक है। मलेरिया, विडाल, HIV, VDRL, HBsAg, HCV, जितने भी टेस्ट कार्ड से लगने वाले वो हम लोग सब कार्ड से लगा देते हैं, ठीक है। और जैसे न्यूबर काउंटिंग चैम्बर में भी बात की जाए तो हम लोग आरबीसी के लिए भी कैपिलरी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी के लिए, प्लेटलेट के लिए भी, HB के लिए भी हम लोग कैपिलरी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखियो। अब इसके ऊपर से भी क्वेश्चन बन सकता है आर्टरी के ऊपर से कि इनमें से नाम दे देंगे कहाँ से किया जाता है। मोस्ट कॉमनली मोस्ट कॉमनली की बात आए तो कैपिलरी आएगी, क्योंकि ईयर लोब तो ये लास्ट ऑप्शन होता है, बाय चांसेस में कुछ एडेमा हो सकता है, ठीक है, या हाथ में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, तो अगर इनमें कुछ ऐसे कुछ डिफिकल्ट आ जाए, डिफिशिएंसी आ जाती है तो हम दूसरा मार्ग चुनते हैं। ऑलमोस्ट कॉमनली हमारा कैपिलरी होता है, और कैपिलरी में भी कौन सा हमारा लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर, ऐसे भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है पूछने वाला, ठीक है, क्योंकि हमें रेडी रहना है, क्योंकि हम मैंने बताया था कि ये ग्रुप 5 क्या है, ग्रुप 5 का कोई सी भी एग्जाम, हम तो सेंट्रल लेवल की एग्जाम, मैं तो सेंट्रल लेवल की भी एग्जाम देने की सोचता हूँ, क्योंकि उसमें भी मैंने क्वेश्चन अभी मैंने फाइट नहीं की है, देखी नहीं है, या अभी अटेंड भी नहीं किए, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखे हैं तो इतने ईजी लगते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी सेंट्रल लेवल की तैयारी में भी, लेकिन अभी जो हमारे सामने ग्रुप 5 है, इसके बाद NHM आ रही है, आई होप कि ग्रुप 5 में ही सबका हो जाए, NHM की तो बात की बात है, तब की तब देखेंगे, बस अभी हमारा फोकस होता है, क्योंकि फोकस एक ही होना चाहिए ग्रुप 5, इसके अलावा कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए। अभी ग्रुप 5 में तो उसी में लगे हैं, और उसी के, और ऐसा नहीं है कि हम ग्रुप 5 कर लिए तो हम NHM निकाल लेंगे, NHM के लिए अलग कॉन्सेप्ट है भैया, NHM में ऐसा नहीं कि ग्रुप 5 में हमने पढ़ लिया तो वही ग्रुप 5 में भी आ जाएगा, इसके NHM और ग्रुप 5 के बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, तो हम ये आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ईयर लोब, कैपिलरीज, ठीक है, टॉयज, ठीक है, टॉयज मतलब एडी, जो बच्चों की एडी होती है, ईयर लोब, ठीक है, टॉयज वगैरह। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, अब जो आर्टरी पंक्चर के लिए कौन सा, मतलब किस लिए आर्टरी का टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो आर्टरी का सबसे पहले तो इसका यूज पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसका यूज कि कौन किस चीज के लिए, तो उसमें हमें तो सबसे पहले ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए हम लोग आर्टरी, क्योंकि हमें पता है कि आर्टरी में हमारा प्योर ब्लड होता है, तो ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए हम लोग आर्टरी पंक्चर या आर्टरी से सैंपल लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल देखने के लिए।
नेक्स्ट है हमारा वेनी पंचर। अब वेनी पंचर में हम लोग बहुत सारे जितने भी सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी टेस्ट होते हैं बाकी वो हम सब वेनी पंचर से ही करते हैं। अब इसके भी कुछ लोकेटेड पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब मोस्टली की बात किया जाए तो ये मीडियल क्यूबाइटल फोसा जो कि हमारे नी के जैसे हमारा ये एल्बो है, एल्बो के फ्रंट साइड में, ठीक है, और एल्बो के फ्रंट साइड में, तो वो भी उसमें भी कभी कभी जो वेन्स पूछता है कि कौन सी वेन से मोस्टली किया जाता है, तो वो होती है हमारी मीडियल क्यूबाइटल वेन्स, ठीक है। अगर मीडियल क्यूबाइटल वेन्स आया ऑप्शन तो हमें मीडियल क्यूबाइटल लगाना है कि इसमें एक और उसमें वो वेरिएशन कर सकता है, मीडियल सेफेलिक वेन, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर ये दो आ गया तो बोथ लिखना में, अगर एक आया तो इनमें से अगर एक कोई पूछ रहा है तो सेफेलिक भी आ सकता है, क्यूबाइटल भी आ सकता है। क्यूबाइटल अधिकतर ये भी नर्सिंग वालों में कभी कभी पूछता है कि सबसे ज़्यादा हमें जो फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करने में हम कौन सी वेन्स यूज करेंगे, तो मीडियल क्यूबाइटल वेन, क्योंकि नर्सिंग में भी जैसे बहुत सारी नर्सिंग का भी सिलेबस ईजी है, ज़्यादा उतना डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। अब ये हो गया, अब ठीक है, इसके ऊपर से भी कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मिडल क्यूबाइटल का पूछ सकता है, ये इसका ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए, ठीक है, अमोनिया लेवल, सॉरी एक और है अमोनिया, ये बताना भूल गया था, मैं बताना ही चाह रहा था। अमोनिया का जो लेवल होता है उसको देखने के लिए भी हम लोग आर्टरी पंक्चर करते हैं या आर्टरी से ब्लड कलेक्शन करते हैं, और बाकी जितने भी टेस्ट आ रहे हैं वो हमारे सब वेनी पंक्चर से आ जाएंगे। हाँ, अब ये तो हो गया, लेकिन कुछ और इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे कि ब्लड कलेक्शन के लिए जो हम लोग कॉटन स्वेब यूज करते हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जो कॉटन स्वेब हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कितना कंसंट्रेट या कितना परसेंटेज हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं, ठीक है, अल्कोहल का भी परसेंटेज पूछता है वो। ठीक है, अल्कोहल, ये जो स्वेब है कॉटन स्वेब, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कितने परसेंटेज अल्कोहल वाला कॉटन स्वेब यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा मोस्टली यूज होता है इसमें हमारा 70%, ठीक है, क्योंकि जो दारू लोग पीते हैं वो 10% होता है, लेकिन ये दारू से भी खतरनाक होता है, कभी ट्राई मत करना, ठीक है। तो जो इसमें जो कंसंट्रेट यूज होता है वो 70% यूज होता है, ना कि 10%। अधिकतर ये सोचते कि 10% वाला ही यूज करते होंगे, क्योंकि उसमें उसमें क्या होता है, कहाँ दारू होता होगा, लेकिन इसका जो रियल आंसर है वो है 70%। ठीक है, तो अब हम एमसीक्यूज देखते हैं कि एमसीक्यूज में उसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। हम लोग देख ले इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गॉज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देखा पूछ ही लिया उसमें, ठीक है। आपको ये कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए था कि इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कमेंट करना जरूरी होता है, इससे आपका लेवल पता चलेगा। हम तो यहाँ बता ही गए, ठीक है, एक एक को समझा भी देंगे, लेकिन उसका उसका फायदा क्या है जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमने व्हाट्सअप नंबर दिया, उसके भी आप व्हाट्सअप में भी आप जितना भी जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। कमेंट्स में सभी के कमेंट्स देखता हूँ, ठीक है। तो किसी पिछली वीडियो में भी किसी ने कमेंट्स में कुछ आंसर नहीं बताए थे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गोज यूज फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कितने गोज वाली नीडल यूज करते हैं, ठीक है, ये कितना गोज यूज करते हैं, तो 20 से 25, 16 से 18, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की जाए, ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कितनी यूज करेंगे, 25 तो हमारा आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने कहीं देखा ही नहीं 25 ना पढ़ा है, तो 25 तो हमारा 20 से 25 इतना वेरिएशन,
गलत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ सकता है 20 से 24। तो 20 से 24 कहाँ कहाँ इसका इसका गोश्त तो बहुत, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चढ़ाने के लिए, जो ब्लड चढ़ाते हैं उसके लिए बोला गया है। तो हमें उसके लिए तो बहुत मोटी चाहिए, तभी तो उसमें ब्लड आ जाएगा, ठीक है। तो 20 से 24 जो कि हम न्यूनेटल नवजात शिशुओं में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये भी हमारा गलत आंसर हो सकता है। 18 से 20 का यूज़ किया जाता है, इसका तो कोई, हालांकि ऐसा कोई नीडल नहीं है। अगर 20 से 22 से 21 आता है तो हम ब्लड कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर तो नहीं आएगा। अभी हमने बताया था कि ओटी में, ओटी या ओपन हार्ट सर्जरी या ब्लड बैंक में यूज़ होता है, तो 16 से 18, ठीक है। मोस्टली जो ब्लड बैंक में यूज़ किया जाता है वो 16 से 18, 16 भी दे सकता है, 18 भी दे सकता है, तो ध्यान रखना है इसमें 16 और 18, इसीलिए क्योंकि हमें रेंज में याद रखना है। वो पॉइंट में भी दे सकता है, लेकिन हमें अगर 16 आ रहा है तो 16 ही देना है, 18 आया तो 18 ही देना है, क्योंकि दो ही चीज़ें पूछ रही है। नेक्स्ट क्या है, ऑल ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो आर करेक्ट एक्सेप्ट वन। नीचे दिए गए सभी जोड़े सही हैं एक को छोड़कर, ठीक है। तो अभी हमें इसमें पढ़ना है कि कौन सा जोड़ा सही है, और सही तो सब है लेकिन एक जोड़ा ऐसा है जो गलत है। तो क्या रेड और सीरम, जो रेड होता है उसको हम सीरम ट्यूब बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ग्रीन में क्या होता है, ग्रीन में जो एंटीकोगुलेंट होता है वो हेपेरिन होता है क्या, तो हाँ होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ब्लैक, ठीक है, अब ब्लैक सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, ट्यूब कौन सी है, ब्लैक है, लेकिन उसमें जो एंटीकोगुलेंट आता है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड किस में होता है, वो होता है ग्रे में, ना कि ब्लैक में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट करेक्ट आंसर। डी में क्या पूछा है, ग्रे पोटेशियम ऑक्सीडेट, तो हमने पढ़ा था कि ग्रे में क्या होता है, पोटेशियम ऑक्सीडेट भी होता है और सोडियम फ्लोराइड भी होता है। ये जो ये फ्लोराइड यहाँ पर लिखा है वो ग्रे कलर का भी है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड ड्यूरिंग कलेक्शन क्लीन एरिया अल्कोहल, ठीक है। अब जस्ट हमने बताया था वही चीजें यहाँ पर आ गई कि कौन सा, कितने परसेंटेज वाला अल्कोहल हम लोग जब कलेक्शन करते तब यूज करते हैं, ठीक है। तो 10 से 10%, 20%, 50% या 70%, 10%, 20% 50%, राइट आंसर 70%, ठीक है। नेक्स्ट है, चॉइस द एंटीकोगुलेंट इन ब्लड बैंक फॉर ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है। वही बात आ गई कि ओपन हार्ट जो सर्जरी हो रही है, ठीक है, उसमें कौन सा, अब यहाँ गॉस ने पूछा, उसमें डायरेक्ट उसमें एंटीकोगुलेंट पूछ लिया कि कौन सा एंटीकोगुलेंट, तो ईडीटी कहाँ यूज करते हैं हम लोग, ईडीटी तो रूटीन टेस्ट के लिए हम लोग ईडीटी यूज करते हैं, इसका आंसर गलत हो सकता है। डबल ऑक्सिलेट, ठीक है, डबल ऑक्सिलेट पूछा उसमें, तो डबल ऑक्सिलेट क्या होता है, क्या हो जाता है, किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, ESR के में चले जाएगा, ठीक है, सॉरी डबल ऑक्सिलेट, हाँ ESR में चले जाएगा ये। साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट, ठीक है। अभी इसका आधा अधूरा नाम दिया उसने, सोडियम साइट्रेट, मतलब ये सोडियम साइट्रेट है जो कि हमारा कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए यूज होता है, ये तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हेपेरिन क्या होता है हमारा 2 से 3 घंटे के लिए, मतलब उतने जल्दी से जल्दी हम लोग जो टेस्ट लगाने के लिए जो ऑयल यूज करते हैं वो हेपेरिन। तो जो ब्लड ओपन हार्ट सर्जरी या ओटी में, मैंने बताया था कि ओटी में ग्रीन हेपेरिन, तो वो हेपेरिन इज करेक्ट आंसर। विच फिंगर इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर प्रिक, ठीक है, इसमें पूछा है, ठीक है। अब इसमें वही रिंग्स पूछ ली कि कौन सी, जैसे हमने बताया था जो कैपिलरी होती है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि कौन सी उंगली से, आपने शायद नोटिस किया होगा, तो अगर जिन्होंने ध्यान से क्लास ली होगी, थ्योरी देखी होगी, वो इसका आंसर कर देगा। विच फिंगर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिकिंग, तो कौन सी फिंगर प्रिकिंग के लिए की जाती है, लेफ्ट रिंग फिंगर, राइट लिटिल फिंगर, राइट मिडिल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा लेफ्ट रिंग फिंगर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में देने वाला हूं, वो आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है।
ठीक है। अब इसमें जो ब्लड होता है, जो हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं तो उसको स्टोरेज भी होता है, ठीक है। जो हमारा होल ब्लड तो वो अलग अलग भी पूछता है कि आरबीसी, प्लेटलेट, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट के लिए भी पूछती है प्लेटलेट को कितने टेम्परेचर पे स्टोरेज करना चाहिए, ठीक है। होल ब्लड को, तो जितने भी ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स है तो उनको अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग टेम्परेचर पे स्टोरेज करना होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, उसका आंसर कमेंट्स करना है कि जो हमारा, ठीक है, होल ब्लड, होल ब्लड, ठीक है, कितने टेम्परेचर में स्टोरेज करते हैं। इसके ऑप्शन दे रहे हैं, फोर टू 2 डिग्री सेल्सियस, 2 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, 10 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, से 2 - डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका आंसर जरूर कमेंट्स में बताना है। और ये भी देख लेना है कि प्लेटलेट को कौन से टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर में स्टोरेज करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जितने भी कंपोनेंट्स से, स्पेशली प्लेटलेट के लिए तो जरूर इसमें वो कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर जरूर कमेंट में बताना कि क्या आएगा, ठीक है। मैं सभी का कमेंट्स देखूंगा कि इसका आंसर किसने क्या कमेंट्स दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेके आ रहे हैं, वो भी टॉपिक हेमेटोलॉजी का ही रहेगा, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट्स में बता दिया करो किस तरीके से वीडियो लगा, ताकि हमें और कुछ अच्छी चीज़ें और लेके आएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम हर एक वीडियो में यूनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भी हेमेटोलॉजी का रहेगा, क्योंकि जो अभी हेमेटोलॉजी की सीरीज चल रही है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी हेमेटोलॉजी से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या जितने जिनसे आ सकते हैं वही कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना।